प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा की थी। आज अपना टॉपिक है भारत का भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भूगर्भिक इतिहास से तात्पर्य पृथ्वी के निर्माण की अवस्थाओं से है, अर्थात जब पृथ्वी अस्तित्व में आई और प्रथम चट्टानों से लेकर अब तक की जो निर्मित चट्टानें हुई हैं उन सभी को कुछ काल खंडों में बांटा गया है। एक तरह से समय विभाजन किया गया है कि किस समय में कौन सी चट्टानें या कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ था। तो एक तरह से यह पृथ्वी की चट्टानों का इतिहास है, या जो भूगर्भ का निर्माण हुआ उन सभी से संबंधित अध्ययन इस भूगर्भिक इतिहास में किया जाता है। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का विभाजन किया गया है, समय मापक बनाया गया है, जिसमें पृथ्वी को कई खंडों में या समय मापकों में बांटा गया है, जिसमें बड़ी इकाइयाँ कल्प या महाकल्प, जिसे एरा कहते हैं, जिसे 4 एराओं में बांटा गया है। सबसे प्राचीन प्रोटेरोजोइक, फिर पैलियोजोइक, मेसोजोइक, और जो सबसे नवीन एरा है सेनोजोइक या नियोजोइक। जैसे एक मनुष्य का अपना इतिहास होता है, जन्म से लेकर मरण तक, उसके जीवन काल को भी कई अवस्थाओं में बांटा जाता है। शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ऐसे ही पृथ्वी के अस्तित्व से लेकर अब तक का जो समय है, जो निर्माण कार्य हुए हैं, जो चट्टानों की रचना हुई है, उनको वर्गीकृत किया गया है समय के आधार पे। तो ये पृथ्वी के बड़े कल्प हैं। फिर इन कल्पों को इपोक में, युगों में बांटा गया है, जिसमें प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी और वर्तमान क्वाटरनरी। तो ऐसा एक विभाजन किया गया है। तो पहले हमें पृथ्वी का इतिहास समझना है, फिर आगे की जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका अध्ययन करना है। तो अब बात आती है कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की जानकारी की क्यों आवश्यकता है या अध्ययन की क्यों आवश्यकता है। तो हम जानते हैं कि जो स्थलाकृति है या भौगोलिक जो अध्ययन है, ये बिना भूगर्भ की जानकारी के या चट्टानों की संरचना की जानकारी के बिना संभव नहीं है। इसलिए हमें पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी होना ज़रूरी है। साथ ही परिवहन के मार्गों का विकास, भूकंप या ज्वालामुखी के पूर्वानुमान के लिए भी चट्टानों या भूगर्भ की जानकारी की आवश्यकता है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जो भूगर्भिक इतिहास है, इसका संबंध सीधा सीधा चट्टानों की संरचना या संगठन से है। और चट्टानें मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, अर्थात मिट्टियों का निर्माण होता है, और मिट्टी से कृषि क्रिया जुड़ी हुई है, अर्थात कृषि जुड़ी हुई है, और कृषि से कई औद्योगिक क्रियाएं या आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है। साथ ही खनिज के जो साधन हैं, संसाधन हैं, वो सब इन्हीं चट्टानों से या भूगर्भ से प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें भूगर्भिक इतिहास की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो जैसे पृथ्वी के इतिहास, भूगर्भ के इतिहास को बांटा गया है, विभाजन किया गया है, जिसकी अभी चर्चा की, जो अभी यहाँ इस स्लाइड में लिखा हुआ है, जहाँ ये पॉइंटर है, देखिए प्रोटेरोजोइक, ये सबसे प्राचीन एरा है। इसके बाद में पैलियोजोइक, इसके बाद में मेसोजोइक, और ये सेनोजोइक।
इसी आधार पर भारत के भूगर्भिक इतिहास को भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख टी हॉलैंड ने पृथ्वी के कल्पों के आधार पर भारत के भूगर्भिक इतिहास को भी 4 कल्पों में बांटा है। सबसे प्राचीन है आद्य कल्प, जो प्रोटेरोजोइक से संबंधित है। दूसरा कल्प है पुराण कल्प, ये भी प्रोटेरोजोइक, अर्थात दोनों ही प्री कैम्ब्रियन काल के हैं, कैम्ब्रियन से पूर्व के हैं। इसके बाद में द्रविडियन कल्प, जो पैलेओजोइक काल से संबंधित है। और सबसे नवीन चौथा है आर्यन कल्प। तो ऐसे भारत के भूगर्भिक इतिहास को 4 कल्पों में बांटा गया है और हम इन्हीं चारों का आज अध्ययन करेंगे। आद्य कल्प, पुराण कल्प, द्रविडियन कल्प और आर्यन कल्प। तो भारत के भूगर्भिक इतिहास को 4 कल्पों में या एरा में बांट दिया गया, जिसकी अभी हमने चर्चा की है। तो इन्हीं आधार पे भारत की जो चट्टानें हैं उन्हें मुख्यतः 4 समूहों में बांटा गया है। आर्कियन समूह की चट्टानें, पुराण समूह की चट्टानें, द्रविडियन समूह की चट्टानें और आर्यन समूह की चट्टानें। तो भारत में जितने भी चट्टानों का निर्माण हुआ है वो इन्हीं चारों कल्पों से संबंधित हैं, जो प्राचीन से लेकर नवीनतम तक पाई जाती हैं। अर्थात भारत की भूमि में या भारत में प्राचीन से लेकर नवीन चट्टानों का जमाव पाया जाता है, जिसमें आपके प्राचीन का अगर उदाहरण ले तो अरावली पर्वतमाला से लेकर नवीन जो मैदान हैं या डेल्टाई मैदानों का जो निर्माण हुआ है, जो नवीन चट्टानों का उदाहरण हम दे सकते हैं, जिनका निर्माण आज भी हो रहा है। भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है यह अत्यंत जटिल और विविधतापूर्ण है। यहाँ प्राचीन से लेकर नवीन चट्टानें पाई जाती हैं। तो चलिए एक एक करके सभी का अध्ययन करते हैं। भारत के प्रमुख शैल समूह, जिसमें 4 प्रमुख हैं जिसकी हमने चर्चा की है। तो सबसे जो प्राचीन है वो है आर्कियन समूह। अब ये जो आर्कियन समूह है इन्हें कुछ उप विभाजन किया गया है, इनका भी, जिन्हें क्रम कहते हैं। तो आर्कियन समूह में 2 क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, आर्कियन या आद्य क्रम की शैलें और दूसरी धारवाड़ क्रम की शैलें। आर्कियन क्रम, आर्कियन शब्द का तात्पर्य होता है सर्वाधिक प्राचीन या पृथ्वी के प्राचीनतम भूमिकीय काल से संबंधित, अर्थात जो सबसे पहले निर्मित हुई हैं उन चट्टानों से संबंधित है ये क्रम। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जो प्रथम चट्टानों का निर्माण हुआ तप्त लावा से, मैग्मा से, उन चट्टानों को हम आर्कियन चट्टानें कहते हैं। तो सबसे पहले जो निर्मित हुई हैं वो चट्टानें इसमें आती हैं। जितने भी प्राचीन पठार हैं, पर्वत हैं या ऊपरी जो चट्टान हैं, उन सभी का आधार है ये, उनके आधार में यही चट्टानें पाई जाती हैं। या इनके बाद की जो भी चट्टानें हम पढ़ेंगे जो बनी हैं वो इन्हीं चट्टानों के कारण बनी है या इन्हीं से बनी है। इनके अपरदन, अपक्षय और निक्षेपण से ही बाद की क्रम की जो भी चट्टानें हम देखेंगे या हैं वो सब इन्हीं पे आधारित हैं। इन चट्टानों में जीवन के साक्ष्य नहीं मिलते, ये जीवहीन होती हैं, अर्थात इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ तो ये अत्यंत तप्त थी। तो यदि कोई जीव रहा भी होगा तो वो लुप्त हो गया अधिक तप्त होने के कारण, या दूसरा इनका अधिक कायांतरण होने के कारण भी जीवाश्म नष्ट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये जीवहीन चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों का जो वितरण है वो अधिकतर दक्षिण भारत में या प्रायद्वीप भारत में पाया जाता है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार और राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है जिसे हाड़ौती पठार कहते हैं, वहाँ भी इसी क्रम की प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं।
देखिए मानचित्र में जहाँ जहाँ ये चट्टानें पाई जाती हैं उन क्षेत्रों को दर्शाया गया है। तो ये अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं। आर्कियन समूह की चट्टानों में दूसरे क्रम पे आती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन, अपक्षय और उनसे जो प्राप्त अवसाद हैं उनके निक्षेपण से हुआ है। अर्थात इनका निर्माण आर्कियन चट्टानों से प्राप्त जो मलबा है उनके जमने से हुआ है। इनका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले पर आधारित है, जहां इन चट्टानों की सर्वप्रथम खोज की गई थी और वहां ये सर्वाधिक पाई भी जाती हैं। धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोरदार पर्वतों के रूप में हुआ था। इन चट्टानों में भी जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते, क्योंकि इनका भी अत्यधिक कायांतरण हो चुका है, इसलिए इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। इन चट्टानों का वितरण दक्षिण भारत में उन्हीं क्षेत्रों में के आसपास है जहां आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें कर्नाटक के बेलारी व शिमोगा क्षेत्र, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर मध्य प्रदेश में, नागपुर, भंडारा महाराष्ट्र, झारखंड के हजारीबाग, रांची, उड़ीसा के मयूरभंज, संबलपुर तथा साथ ही मेघालय, पठार और हिमालय के क्षेत्रों में भी इनके जमाव देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से इनके जमाव छिटपुट रूप में अधिकतर दक्षिण भारत में और हिमालय और मेघालय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। भारत में जितने भी चट्टानें पाई जाती हैं उनमें सबसे अधिक आर्थिक दृष्टि से ये मूल्यवान होती हैं, क्योंकि जितने भी प्रमुख धातुएं हैं जैसे कि सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, ये इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है, इसलिए इनका अधिक आर्थिक महत्व है। कर्नाटक में जो कोलार की स्वर्ण की खानें हैं, स्वर्ण खान, वो भी इन्हीं चट्टानों से मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी अत्यधिक महत्व की चट्टानें हैं। तो इस तरह से जो प्राचीन चट्टान समूह है, आर्कियन समूह, उसमें दो क्रम हैं, आर्कियन या आद्य क्रम की चट्टान, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो ये आर्कियन समूह में आते हैं जो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं।